Good morning everyone, welcome again. Today we are continue the exercise 3.6. In last lecture we have complete the sixth part of the first question of exercise 3.6. Today we are continue from seventh part. Seventh part is 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to minus 2. इसको हमने पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, देन उसको हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिंपल दिख रहा होगा आपको. इसका डिनोमिनेटर भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है. तो इनको सपोज कर लेते हैं. ठीक है, सपोज या लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q. सपोज कर लिया. तो जो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये किस फॉर्म में हो जाएगी फिर? इसको ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये यहाँ हमारी इक्वेशन सेकंड है. तो फर्स्ट क्या हो जाएगी? लास्ट लेक्चर की तरह क्या हो जाएगी? ये 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4 और जो ये है सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड और ये है इक्वेशन नंबर फोर्थ. इनको कैसे सॉल्व करें? किसी q का कोफिशिएंट अगर इक्वल कर लेंगे तो वो सिंपल रहेगा हमारे लिए, बिकॉज साइन ऑलरेडी इनका डिफरेंट है. तो इसका कोफिशिएंट 5 है तो थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई थर्ड बाय 5 एंड फोर्थ बाय 2. ठीक है, इतना करने के बाद थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50p प्लस 10q इज इक्वल्स टू 20. 5 से मल्टीप्लाई कर दी तीनों की, इसकी भी और इसकी भी, मतलब तीन ही टर्म थे ना इक्वेशन में, तो तीनों की 5 से मल्टीप्लाई कर दी है. अब जो फोर्थ है उसमें तीनों टर्म्स की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल्स टू माइनस 4. अब तो ऐड करने से काम चल जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए. 50 और 30 हो गया 80p इज इक्वल्स टू 16. p इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80. 16 5 जा 80. तो p इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 अपॉन 5. ठीक है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 को मैं फोर्थ में पुट कर रहा हूं. पुट इन फोर्थ में पुट करेंगे तो 15 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2. जहां p था फोर्थ इक्वेशन में वहां 1 अपॉन 5 कर दिया है. 15p था तो p की जगह हो गया 1 अपॉन 5, बाकी एज इट इज. ठीक है, ये हो गया 5 1 जा 5 5 3 जा 15. 3 माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2. 5q यहाँ रह गया माइनस 3 उस साइड जाके, माइनस 2 ऑलरेडी था, 3 यहाँ पॉजिटिव है उस साइड जाके नेगेटिव. माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, q इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 दैट मीन्स 1. q कितना आ गया हमारा? 1. अब q किसको सपोज, p और q किसको सपोज किया हुआ है? x प्लस वाई हमने p सपोज किया था, सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p सपोज किया था हमने, ये रहा. और p की वैल्यू क्या आई है? 1 अपॉन 5. तो ये क्या हो गया हमारा? 1 अपॉन 5. रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये एक नई इक्वेशन आ गई है 2 वेरिएबल में. ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं. फोर्थ इक्वेशन तक हम आ चुके हैं, ये फिफ्थ होगी हमारी. और दूसरा क्या था? दूसरी जो q सपोज किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q सपोज किया था, q की वैल्यू आई है 1. रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 6. अब फिफ्थ, अब फाइनली वैल्यू तो हमने x और y की फाइंड करनी है. जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आई है वो x और y वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है. तो ये तो सपोज करके चलोगे 3.2 का क्वेश्चन आपके पास. तो इन दोनों को सॉल्व फिफ्थ एंड सिक्स्थ बाय एलिमिनेशन.
बाय एलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये तो फिफ्थ है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये सिक्स्थ है। y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 5 और 1 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू 3 को वापस यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 उस साइड जाकर माइनस होगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ठीक है, दोनों को पुट करके मेन इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हो कि हमने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सबसे अलग था। कैसे अलग था कि अभी तक तो p और q की वैल्यू निकालने के बाद हमारे x और y की जस्ट रेसिप्रोकल करते ही आ जाती थी। हम रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो वहीं पे x और y की वैल्यूज आ जाती थी, बट यहाँ p और q की वैल्यू निकालने के बाद भी हमारे पास इक्वेशंस ही आई हैं और उन इक्वेशन को फिर हमने सॉल्व आउट किया है, तब जाके x और y की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, अच्छा पार्ट है ये। देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। दोनों के जो डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, बस ये 2 और 2 का फर्क है। ये फर्क हम खत्म कर सकते हैं। जो ये सेकंड इक्वेशन है, ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है मेरी और ये इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ये फर्क तो वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो ये डिनोमिनेटर सेम है इनको हम सपोज कर लेंगे, जो भी सपोज करते हैं हम। तो क्या होगा, पहले तो इक्वेशन 2 को पहले चलो सपोज ही कर लेते हैं। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू q। तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होंगे, फर्स्ट हो जाएगी p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन थर्ड, ये कैसे रिड्यूस होगी, p/2 माइनस q/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये होगी फोर्थ हमारी। ठीक है, अब फोर्थ को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 4/2 क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये डिनोमिनेटर से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली p बचेगा। ठीक है, p माइनस q, और जब इस साइड 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 4 जा 8, तो कितना बचेगा -1/4। ठीक है, ये होगी इक्वेशन फिफ्थ बोल दो चलो इसको, और फर्स्ट वाली p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। इनको सॉल्व कर सकते हैं, q से q कैंसिल, 2p इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा वहां से, 2p इज इक्वल टू 4 ले लिया एलसीएम, -1 प्लस 3, 2p इज इक्वल्स टू 3 - 1 2, 2/4, 1/2 एंड p इज इक्वल टू 1/2, और एक ये 2 इधर से आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4, p इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/4। ठीक है, p की वैल्यू 1/4 मैं पुट कर देता हूं फिफ्थ में, पुट इन फिफ्थ, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस q इज इक्वल्स टू -1/4, माइनस q इज इक्वल टू -1/4 और -1/4, माइनस q इज इक्वल टू एलसीएम 4 हो जाएगा तो -2/4, q इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, p और q की वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट काम होता है वहां करते हैं इसको सॉल्व। p किसको मानना था, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू था p, जो कि आया है हमारा 1/4, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही रेसिप्रोकल करने के बाद जो q वाली टर्म है वो क्या आएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये नेक्स्ट आ गई हमारी सिक्स्थ, फिफ्थ तक हो चुकी है ना ये, सिक्स्थ और सेवेंथ आ गई। कर लो सॉल्व, y से y कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, और 1 पुट करेंगे सिक्स्थ में तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी वाई भी क्या आ गया 1। ठीक है, फटाफट इसलिए क्या कि आपकी प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन पे।
आप खुद भी ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम का, तब जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन ऑल्सो, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको मिलेंगे जो लेवल के एग्जाम है जिसमें ये बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इसका एक ही क्वेश्चन गिवन है और एक इसका एग्जाम्पल गिवन है, तो मैं आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन दोनों करा रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपको मेथड सिखाना मेरा मेन मोटिव है। अगर आप मेथड सीख जाओगे तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बोट और स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है इसकी। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. पहले तो यहीं से ये बात आपको क्लियर होगी कि दो बातें पूछी गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 वेरिएबल का क्या क्या पूछा गया है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा, धारा मतलब पानी का जो बहाव है, उसका जो करंट है पानी का, उसकी स्पीड हमने बतानी है, ठीक है। कि जो नदी की एक स्पीड होती है ना चलने की अपनी, की पानी इस स्पीड से जा रहा है तो वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, ठीक है, धारा की चाल हिंदी में बोलें तो एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और एक जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो, ठीक है। यहां क्वेश्चन आता है कि 2 वेरिएबल में क्वेश्चन हो गया हमारे पास और 2 और वर्ड आए आपके पास जो आपने नए सुने होंगे, एक तो अपस्ट्रीम और दूसरा डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो इनका। अपस्ट्रीम का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है धारा के विरुद्ध, शायद ये गलत लिखा है, धारा के विरुद्ध मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अपस्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है बोट हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं। सपोज ये रिवर इस डायरेक्शन में ऐसे इस साइड फ्लो कर रही है हमारी, ठीक है, ये रिवर है, सपोज कर लेते हैं कि ये इस साइड फ्लो कर रही है, ये डायरेक्शन है रिवर की, और जो हमारी नाव है, जो बोट है, जो भी है, ये इस डायरेक्शन में हम लेके आ रहे हैं, तो ये स्पीड अपस्ट्रीम बोली जाती है, ठीक है। स्ट्रीम के अप होके हमने जाना, स्ट्रीम के ऊपर से जाना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीड है हमारी वो कम होगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, रिवर इस साइड आ रही है, आप इस साइड आ रहे हो, तो ये स्पीड आपको अपोज करेगी, ये रोकेगी आपको आप आगे बढ़ने से। अगर आप बोट की स्पीड को ज्यादा लेते हैं तभी आप इस स्ट्रीम के ऊपर चले जाएंगे। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा, मतलब नदी ज्यादा स्पीड से चल रही है और आपकी स्पीड कम है, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई आदमी ऐसा करने की कोशिश करता है और स्पीड जो रिवर की वो बहुत ज्यादा तेज है, तो हम आगे नहीं जा पाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब अपस्ट्रीम जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपस्ट्रीम वाला केस होगा ना, इस केस में जितनी हमारी स्पीड है उसमें से रिवर की स्पीड को हम माइनस करेंगे। तो ये अपोज कर रहा है, ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, ये इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये अपना प्रेशर लगाएगा या हम अपनी कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास ज्यादा प्रेशर है, हमारी स्पीड ज्यादा है, तो हम इसको क्रॉस कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि अगर आदमी अपस्ट्रीम गया है तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी, वो तभी अपस्ट्रीम जा सकता है, ठीक है ना। बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी हम अपस्ट्रीम जा सकते हैं। डाउनस्ट्रीम में तो कैसे भी, अगर हम बिना कोई प्रेशर या कोई फोर्स ना भी लगाएं तब भी हम जा सकते हैं डाउनस्ट्रीम में, लेकिन अपस्ट्रीम तभी पॉसिबल है जब हमारी स्पीड या बोट की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम इसका उल्टा होता है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, ये धारा के साथ चलेगा, धारा के साथ। जिस डायरेक्शन में हमारी रिवर फ्लो कर रही है या स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी जो बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें हमारा फोर्स तो है ही हमारे पास, साथ में जो रिवर का फोर्स है वो भी हमें धक्का लगाएगा, तो हमारी स्पीड इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये आपको सबको पता होगी, बस ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस कर देनी है, स्ट्रीम की स्पीड क्यों माइनस करें, क्योंकि कम चीज को माइनस करते हैं, ऐसा स्पीड में मान के चल रहे हैं। और अपस्ट्रीम जा रहा है तो फिर बोट की स्पीड ज्यादा है, तो बोट
में से रिवर माइनस होगी अप स्ट्रीम में, और बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब करते हैं ये क्वेश्चन। जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये बोल दिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? स्पीड इन अप स्ट्रीम। अपस्ट्रीम वही बात है, हमारी स्पीड तो हमारे पास है, बट हम नदी के जो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, नदी जिस साइड में जा रही है उसका अपोजिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमें अपोज करेगी, तो हम नदी की स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हमारी बोट की स्पीड से हम उसको माइनस करेंगे। तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है? x, और रिवर की y, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? इस बार प्लस करेंगे, इस बार तो नदी हमारी हेल्प करेगी, जितनी हमारी स्पीड है उससे थोड़ी सी और स्पीड हमें देगी। ठीक है, पीछे से पुश करेगी, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी? इस बार एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो वो प्लस कर दी हमने किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अपस्ट्रीम में रिवर जो है वो अपोज करती है, तो स्पीड को माइनस किया गया है, और डाउन स्ट्रीम में वो पुश करेगी तो स्पीड को प्लस किया गया है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उस केस में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में जो आदमी है वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम गया है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है। दोनों काम कितनी देर में कर दिए हैं? 10 घंटे में। ठीक है, तो अगर देखो T1 बोल रहा हूं मैं, T1 मान लिया कि टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम, इसको मैंने T1 बोल दिया। ठीक है, T1 टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना किया है अपस्ट्रीम में? 30 किलोमीटर, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी चलेगी? डिस्टेंस अपस्ट्रीम वाला है तो स्पीड भी अपस्ट्रीम की चलेगी। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है? x माइनस वाई। ये टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी? आवर्स। ठीक है, दूसरा टाइम टेकन फॉर गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वाले को बोल दिया हमने, ये सपोज कर लिया T1, ये सपोज कर लिया T2। डाउन स्ट्रीम में ये टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम में कितना गया है? 44 किलोमीटर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम की आएगी इस बार, तो क्या है? x प्लस वाई, ये भी क्या है? आवर्स। ठीक है, और T1 प्लस T2 दोनों काम करने के लिए उसने 10 घंटे लगाए हैं इन 10 आवर्स। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10। T1 की वैल्यू 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ आ गई होगी। सिमिलरली ये सब दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन में टाइम कितना लगा है? 13 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना गया है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड 40 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई प्लस डाउनस्ट्रीम कितना गया है? 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। कितना टाइम लगा इस बार? 13 आवर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ठीक है, ये सब बातें आपको सेकंड केस में भी लिखनी है। ये क्लियर हुआ? अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको जस्ट हमने अभी जो 7th पार्ट किया था जस्ट बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है, तो वही लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू q।
या इसको Q बोल दो, आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं है इसको P बोल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी 30P प्लस 44Q इज इक्वल टू 10, और सेकंड हो जाएगी 40P प्लस 55Q इज इक्वल टू 13। ये आगे नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ। क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। किसका कॉफिशिएंट इक्वल करें? P का कर लेते हैं। तो इसका 40 है तो इसको 40 से, इसका 30 है तो नीचे वाले को 30 से मल्टीप्लाई थर्ड बाय 40 एंड फोर्थ बाय 30। तो इसको 40 से करें तो पहला तो हो जाएगा 1200P प्लस 44 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 4 जा 16, ये हो जाए 17Q इज इक्वल टू 40 से करेंगे तो 4000। इसको 30 से करेंगे तो ये होगा 1200P प्लस 0Q इज इक्वल टू ये, इसको 10 को 40 से करेंगे तो 400 होगा वो, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन जो भी आएगी 5th और 6th। कर दो माइनस। 1760 में से 1650 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0, 1 और ये भी शायद 1 ही बच गया, ठीक है। Q यहाँ पे 10 बचा। Q इज इक्वल टू कितना हो गया? 10/110। तो Q आ गया हमारा 1/11। तो Q 1/11 कहाँ पुट करें? यहाँ पुट कर लेते थर्ड में। पुट इन थर्ड। 30P प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 30P प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 30P इज इक्वल टू 6 और P इज इक्वल टू 6/30 यानी कि 1/5। तो यहाँ से दो वैल्यू आई हमारी। P कितना आया है? 1/5 और Q कितना आया है? 1/11, ठीक है। ये वहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब जो P और Q की वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। P किसको माना था? x माइनस 1/x माइनस वाई को इज इक्वल टू 1/5, और Q किसको बोला था? 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 यहाँ पुट करेंगे, उस साइड जाके माइनस होगा। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 11 माइनस 8। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 माइनस 8 हो गया 3। तो ये हमारी स्पीड्स आ गई हैं। x बोला था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि कितनी आई है हमारी? x आया है 8, तो ये होगी 8 किलोमीटर पर आवर। और जो y बोला था हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितनी आई है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये लास्ट लाइन आपको लिख देनी है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x कितना था? 8 किलोमीटर पर आवर, और वो स्ट्रीम की स्पीड क्या बोल देंगे? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्ट्रीम और बोट का क्वेश्चन? एक सिंपल सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब उसको करते हैं, वो तो आप इसको बड़ा आसान लगेगा इसके कंपैरिजन में। ये क्लियर होना चाहिए आपको। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है। जैसे जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था उसमें तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक ही टाइम में दोनों काम कर रही थी वो। इस बार एक बार अपस्ट्रीम जाती है और एक बार डाउनस्ट्रीम। ठीक है, काम वही करना है सिमिलर तरीके से, और वो इसमें फाइंड करना। ये इजी क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तैरने की स्पीड इन रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो क्या मानी। अब देखो रितु की स्पीड ज्यादा होगी
नदी की स्पीड से, रिवर की स्पीड से, तभी वो अपस्ट्रीम गई होगी, ठीक है ना। इसलिए x माना मैंने इसको, क्योंकि जब लास्ट में आपने एक ये याद कर लेते हैं बच्चे कि अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि बोट की स्पीड को x मानना, कि कई बार आप रिवर की स्पीड को x मान लो और फिर अपस्ट्रीम में x माइनस वाई करो तो वो मिस्टेक हो जाएगी, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज ज्यादा है उसको उसमें से माइनस करेंगे, और अपस्ट्रीम में हम x माइनस वाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि x बड़ा है, और बड़ी चीज वो होगी अगर अपस्ट्रीम जा रही है तो फिर बड़ा कौन होगा, या तो रिवर या तो बोट होगी, या जो आदमी रो कर रहा है वो होगा, ठीक है ना। तो वो चीज इसलिए x मानना है। और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट बोल देते हैं y किलोमीटर पर आवर। फिर वही काम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होती है स्पीड इन अपस्ट्रीम, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो अपोज करेगा उसको माइनस कर दिया। एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें तो क्या कंडीशन करके ही चलेंगे, T1 बोल देते हैं कि अपस्ट्रीम जब हुई, पहला कहां गई है वो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम वाले को मैं T1 बोल देता हूं। लेट T1 बी टाइम टेकन, T1 बी टाइम टेकन फॉर गोइंग डाउन स्ट्रीम, और T2 बी टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम, ठीक है। T1 T2 ये दोनों हो गए हमारे पास। अब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, कहां गई है डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड भी किसकी आएगी डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, तो 20 अपॉन x प्लस वाई। और T1 कितना है, पहले केस में टाइम कितना लगा था 2 घंटे का, इज इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम x 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, उधर जाके x प्लस वाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 20 20 एज इट इज, तो x प्लस वाई 2 साइड जाके अब 20 के अपॉन चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो दूसरा केस है T2, उसमें भी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरी बार 4 किलोमीटर गई है, अपस्ट्रीम गई है तो स्पीड भी अपस्ट्रीम की आएगी, घंटे इस बार भी 2 ही लगे हैं, तो 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई की 2 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी कि 2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बहुत सिंपल है, सॉल्व खुद करनी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 आदमी, 2 औरत और 5 आदमी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में, मिलके काम करे जब, ठीक है ना, कितने टोटल 7 है, 2 women and 5 men, अगर ये मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम 4 डेज में। वाइल 3 women and 6 men, इस बार 9 है टोटल वर्कर्स, जिसमें से 3 वुमेन है और 6 क्या है मैन, अगर वो मिल जाए तो काम एक दिन कम लगेगा, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क। अकेली एक औरत अगर वो काम करने लग जाए तो कितना टाइम लगाएगी, एंड ऑल्सो 1 man alone, अगर एक आदमी अकेला करेगा तो वो काम कितने दिन में करेगा। अब अकॉर्डिंग टू वर्क सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है कि कोई आदमी किस काम को कितने दिन में कंप्लीट करे, कोई किसको कितने दिन में कंप्लीट करे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल सपोज करके चलता हूं कि अगर कोई भी काम है वो हम 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी काम है टोटल कितने 2 डेज में कंप्लीट हो गया, तो कैसे होगा, फर्स्ट डे कितना कंप्लीट हुआ होगा, ये अगर फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है ना, 2 दिन में वो काम कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट दिन में उसका कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ होगा,
1/2 पार्ट उसका फर्स्ट डे में कंप्लीट हुआ होगा और 1/2 पार्ट उसका सेकंड डे में, तभी तो वो 2 दिन में प्लस करके देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1, तभी वो काम 2 दिन में कंप्लीट हुआ है ना। अगर यही काम 3 दिन में कंप्लीट होता, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फिर फर्स्ट डे इसका 1/3 पोर्शन, सेकंड डे भी 1/3 पोर्शन और थर्ड डे भी 1/3 पोर्शन, तब इनको प्लस करके देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 1 + 1 यानी कि 3/3 1। यहाँ 1 क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है कि जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। जब भी 1 आंसर आ जाएगा तो हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी पैटर्न में अगर कोई भी काम सपोज करके चलो कि 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, कोई भी काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो एक दिन में उसका 1/4 पोर्शन हुआ होगा, है ना। दूसरे दिन भी 1/4 हुआ होगा, तीसरे दिन भी 1/4 और फोर्थ दिन भी 1/4। क्लियर हुई बात। अगर कोई काम 5 दिन में कंप्लीट होता है तो फिर उसका एक दिन में पोर्शन 1/5, दूसरे दिन भी 1/5, तीसरे दिन भी 1/5, 1/5 एंड 1/5। इसी पैटर्न में अगर कोई काम x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना पोर्शन होगा उसका 1/x। क्लियर है। और अगर कोई काम y डेज में कंप्लीट होता है तो एक दिन में उसका पोर्शन 1/y। ये चीज हम स्टार्ट करते हैं, इसी चीज को सपोज करके चलेंगे। अब जो फाइंड करना है उनको x और y मान लेते हैं। क्या फाइंड करना है कि टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। मान लेते कि एक वुमेन कितने दिन में काम अगर अकेली स्टार्ट कर दे, ये तो मिलके काम कर रहे हैं ना, मान लेते कि जो एक वुमेन है वो अगर अकेली काम को स्टार्ट करे तो वो कितने दिन में कर देगी उसको x डेज में। अच्छा, अगर काम x डेज में कंप्लीट हो रहा तो एक दिन में कितना हो जाएगा उसका पोर्शन 1/x। अभी पढ़ा है ना, अगर काम 2 दिन में कंप्लीट होता है तो एक दिन में पोर्शन 1/2, अगर काम 3 दिन में कंप्लीट होता है तो एक दिन में पोर्शन 1/3, 4 दिन में कंप्लीट होता है तो 1/4, और यहां कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है x डेज में। तो वन वुमेन कैन डू वर्क इन 1 डे। एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी, या एक वुमेन एक दिन में उस काम का कितना पोर्शन कर देगी 1/x। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही मेन का सपोज कर लेते हैं कि कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है y डेज में। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क, इसका मान लेते हैं y दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। तो वन मैन कैन डू वर्क इन 1 डे, कितना काम कर देगा एक दिन में 1/y। यहां तक बात सबकी क्लियर। जो चीज फाइंड करनी थी उनको xy बोल दिया है। क्या क्या फाइंड करना था, टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन मैंने x बोला है, तो एक वुमेन x दिन में काम कंप्लीट करेगी तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 1/x। मैन y में कंप्लीट करेगा तो एक दिन में क्या कर लेगा वो 1/y। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो एक दिन का आ गया, एक आदमी का एक दिन का, एक औरत का एक दिन का। बट हमारे पास कितने आदमी हैं, वुमेन कितनी है 2, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी। एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 वुमेन होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन है ना, तो एक दिन का काम वुमेन का ये है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/x। ध्यान से समझना। अब आदमी कितने हैं 5, और एक आदमी का काम एक दिन का, एक आदमी का काम एक दिन का, प्लस 5 इंटू 1/y। प्लस क्यों किया मैंने, प्लस अभी समझ में आया क्यों किया, क्योंकि दोनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 4 में। बट यहां मैं ये 4 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये एक दिन का काम है, 2 औरत का, ये 5 आदमियों का एक दिन का काम है, तो यहां भी तो फिर एक ही दिन का काम आएगा ना। दोनों को ने मिलके किया तो वो एक ही दिन का तो आना चाहिए। यहाँ 4 दिन में तो वो काम कंप्लीट हो गया है। अगर काम 4 दिन में कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना पोर्शन होता है उसका 1/4।
क्लियर? ठीक है, पहले मैंने एक औरत का एक दिन का काम निकाला, एक आदमी का एक दिन का काम निकाला, फिर मेरे पास कितनी औरत थी? 2 वुमेन थी, तो 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मैन थे तो मैन वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टुगेदर थे तो प्लस कर दिया। ये जो टुगेदर वाला वर्ड है ना, इसकी वजह से यहाँ प्लस आया है। और दोनों ने मिलके कितने दिन में किया है? 4 दिन में। अगर ये टोटल में वर्क लेके चलता ना यहाँ, तो यहाँ में इक्वल टू 4 लिखता, बट ये टोटल वर्क नहीं है, ये एक दिन का काम है, तो इक्वल टू में भी एक ही दिन का काम आना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड में तो हम एक दिन का काम लिख रहे हैं और राइट साइड में हम 4 दिन का लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, वहां इक्वालिटी नहीं आएगी। तो इस साइड कितने दिन का होगा? इस साइड भी एक ही दिन का होगा। टुगेदर वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टुगेदर 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर? तो अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में कितनी वुमेन है? 3 वुमेन है भाई। 3 × 1/x। ठीक है, और मैन कितने हैं इस बार? 6 हैं। 6 × 1/y। और इस बार कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 3 दिन में, बट यहाँ एक दिन का लिखेंगे। काम 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना पोर्शन हो जाएगा उसका? 1/3। क्लियर यहां तक? अब अपना पुराना काम, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो इक्वेशन अगर ये फर्स्ट है और अगर ये सेकंड है तो क्या हो जाएगी? ये 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, और दूसरी क्या होगी? 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ये आ गई थर्ड और ये आ गई फोर्थ। सॉल्व करना आप जानते हो, मैं फटाफट सॉल्व करा देता हूं इसको। इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई और इसकी 2 से। कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6p प्लस 3 × 5 = 15q इज इक्वल टू 3/4। यहाँ भी 3 से होगी ना। 2 से 3 × 2 = 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 2/3। करो माइनस, ये कट गया, -3q आ गया यहाँ पे। इस साइड माइनस करेंगे तो 3/4 माइनस 2/3, 12 हो गया एलसीएम, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 8। तो 3q इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/12, और q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/36। q आ गया है 1/36। अब q को पुट कर लो। कहाँ पुट करें? यहाँ कर लेंगे, क्योंकि 36 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं, कहीं जगह होती है, यहाँ दिख रहा होगा ना। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। कितना है हमारा? q इज इक्वल टू आया है 1/36। ठीक है, तो 1/36 आया है, इसको पुट कर देते हैं इसमें। अब इनके नाम तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। फोर्थ में पुट कर देते हैं, पुट इन फोर्थ, पुट इन फोर्थ। फोर्थ में पुट करेंगे तो 6 3p प्लस 3p है प्लस 6q है, 6 × 1/36 और इज इक्वल टू क्या है? 1/3। ये 1/6 उस साइड चला जाएगा। 3p 1/3 माइनस 1/6, इनका कितना है? 18। 6 एलसीएम हो गया, 3 × 2 = 6, 2 - 1। 3p इज इक्वल टू 1/6, p इज इक्वल टू 1/18। p किसको बोला था? 1/x को। अब यहाँ जाओ, ऐसे ही 3-4 हिस्सों में क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू हो गया 1/18, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 18। और ऐसे ही 1/y क्या हो जाएगा? q, और q क्या निकाला? तो 1/36, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। तो x क्या बोला था हमने? एक वुमेन कंप्लीट करेगी काम को, x यानी कि 18 दिन में कर देगी, और मैन कितने में करेगा? 36 में। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ये वुमेन और मैन वैन वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जाएंगे, इसी में कंप्लीट करते हैं। चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बस सिर्फ इसका, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही जो है अपने होम के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है। कुछ पार्ट वो बस से ट्रैवल करती है और कुछ वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। ठीक है, कुछ पोर्शन बस से और कुछ पोर्शन ट्रेन से।
सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए एंड रिमेनिंग बाय बस, ओहो बड़ी समस्या होगी। रिमेनिंग अब हमें पता नहीं कितने किलोमीटर है ना। 60 तो बस से चली गई, ट्रेन से चली गई है, बस से पता नहीं कितना जाएगी, या पता है? पता है। टोटल 300 किलोमीटर जाना है ना, तो बचा 60 तो वो चली जा चुकी है ट्रेन से, बचा कितना 240, वो किससे जाएगी फिर? बस से, ठीक है ना। तो उसको कितने घंटे लगते हैं घर जाने? सी टेक्स 4 आवर्स, ठीक है। रिमेनिंग बाय बस, इफ अगर ऐसा करेगी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बच गया क्या? अब 300 टोटल है, 100 चलेगी, बचा कितना? 200, ठीक है। रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट और ज्यादा लगती हैं, 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं इस बार, क्योंकि पहली बार 4 घंटे लगे थे ना, इस बार 4 घंटे 10 मिनट। चलो देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। तो जो फाइंड करना उनको क्वांटिटीज को वेरिएबल मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस बोल दिया y किलोमीटर पर आवर, हो गया काम खत्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस से कितना, ट्रेन से कितना गई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले केस में? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस 60 किससे किया है? ट्रेन से, तो अपॉन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या है? x, प्लस बचा कितना? 240। ये किससे करेगी? बस से, बस की स्पीड क्या है? y, तो अपॉन बस की स्पीड। टोटल टाइम कितना लगा था? 4 घंटे, 240 मिनट्स लिख दिया इनको, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक साथ काम किया ना, टुगेदर वाला क्वेश्चन है तो प्लस कर दिया है। ट्रेन से 60 किलोमीटर गई थी तो डिस्टेंस ट्रेन का है तो स्पीड भी ट्रेन की। फिर बचा हुआ 240 किलोमीटर बस से गई है तो डिस्टेंस बस का है तो स्पीड भी बस की। टोटल 4 घंटे लगे हैं तो 4 घंटे में 240 मिनट होती हैं। ये इसलिए लिखी है क्योंकि अगले पोर्शन में फिर 10 मिनट इसमें बढ़ा देंगे हम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? अब गई है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेन का तो स्पीड भी किसकी होगी? ट्रेन की। बच गए 200 डिस्टेंस बस का तो स्पीड भी बस की। 10 मिनट अब ज्यादा लग गए तो 250। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या सॉल्व कर सकते हो? लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 240, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 250। थर्ड, फोर्थ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पूरा चैप्टर करा दिया है। एक ये 2 इक्वेशन आपको फॉर्म करके दे दी हैं, इनको सॉल्व करोगे p और q की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो x और y की आएगी। तब तक x y की वैल्यू नहीं आए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन कराए हैं आज। जो ये वर्ड प्रॉब्लम थी, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आने वाले क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो एक टेक में समझ में आ जाए, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही टेक में आपको क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही। लेकिन नहीं होता है तो उसको रिपीट जरूर करना फिर आपको, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आए छोड़ना नहीं है। फिर भी कोई डाउट बचता तो ये मत सोचना कि फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज है तो डाउट सॉल्व नहीं होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको पक्का सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।